हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम जो अणुसंकेत गुणधर्म थे वो कंप्लीट कर चुके थे। अपने जो अणुसंकेत गुणधर्म थे वो कौन कौन से थे? एक्चुअली हमने अणुसंकेत गुणधर्म किससे बोला था? हमने ऐसे बोला था विलियम के और वे गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और विलेय कणों की प्रकृति पर नहीं, अणुसंकेत गुणधर्म कहलाते हैं। और चार अणुसंकेत गुणधर्म हमने पढ़े थे। पहला था वास्तव में सापेक्षिक उन्मूलन, जो दूसरा अणुसंकेत गुणधर्म था वो था कवचनांक में उन्नयन। तीसरा जो अणुसंकेत गुणधर्म था वो था हिमांक में अवनमन। और चौथा जो अणुसंकेत गुणधर्म था वो था प्रासरणता। अणुसंकेत गुणधर्म का मतलब हम सीख गए कि मतलब ये विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखना थोड़ा सा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान और एक है वॉन हो गुणांक। इस वान हाफ गुणांक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ये काम आता है, वो सब हम बात करेंगे। फिलहाल हम अपना बेसिक डील कर रहे हैं। हमने ऐसे बात की है अणुसंकेत गुणधर्म क्या होते हैं, जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मैं क्या करता हूं, जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय कणों की प्रकृति पर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको घोल रहा हूं, इसको डिसॉल्व कर रहा हूं। मान लो मैं शुगर मतलब ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। मैं इस ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहा हूं, इसको घोल रहा हूं। या मान लो जो कैन शुगर होती है, गन्ने की शर्करा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूं। या मान लो यूरिया, इस यूरिया को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं। मतलब जैसे मान लो कोई कंटेनर है जिसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया है, इसका 1 मोल डिसॉल्व किया, तो इस विलियम की जो गुणधर्म होंगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो, और मान लो मैं इसके 1 मोल को डिसॉल्व करता हूं, तो इस विलियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो गुणधर्म होंगे, या इसके 1 मोल को मैं डिसॉल्व करता हूं, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होने वाली है। सभी प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा मैं, 4 प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। ऐसे तो कोई भी विलियन होता है उसकी असंख्य यानी अनंत प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा कि इनकी सभी प्रॉपर्टी सेम होंगी। मैं ऐसे बोल रहा हूं इनकी जो 4 प्रॉपर्टी है वो सेम होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसका भी 1 मोल डिसॉल्व किया है, इसका भी 1 मोल डिसॉल्व किया है, और इसका भी 1 मोल डिसॉल्व किया है। अगर 1 मोल मतलब हम क्या बोलते हैं, जो एवोगैड्रो नंबर होता है, अवोगाद्रो संख्या, Na के बराबर जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनको डिसॉल्व कर रहा हूं। अगर मान लो विलेय कणों की संख्या सेम है, इसका मीन क्या हुआ? अगर विलेय कणों की संख्या सेम है तो जो अणुसंकेत गुणधर्म है वो भी बिल्कुल क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहे कि कौन सा विलेय है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये तीनों केस में जो इस विलियम के जो गुणधर्म आएंगे वो बिल्कुल सेम आने वाले हैं। वो डिपेंड नहीं कर रहे कि कौन सा विलेय है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है कि यूरिया है। अगर बराबर मोल डिसॉल्व कर रहा हूं तो
इनकी ये प्रॉपर्टी है, इनके जो गुणधर्म है वो भी बिल्कुल सेम आने वाले हैं, तभी मैंने इसको क्या बोला है, अणुसंख्यक गुणधर्म। मान लो हमने, अगर मैं बात करूं वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये था, वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन मतलब Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट, ये किसके बराबर था, अक्ष B के बराबर। कवचनांक में मुनि है डेल्टा TB, ये क्या था, KB इंटू M। हिमांक में अवनमन ये क्या था, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, M का मतलब मोलिनिटी, मोललता। और प्राशन दाब पाई बराबर क्या था, CRT। ये 4 फॉर्मूले थे जो हमें याद करने थे। अभी मैंने ऐसे बोला अणुसंख्यक गुणधर्म को डील कर रहे हैं, ये वान ताप गुणांक क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। अभी हमने क्या देखा, मान लो मैंने वही कंटेनर है, उसमें 1 लीटर पानी लिया है, अब की बार मैं डिसोल्व कर रहा हूं इसको, 1 मोल यूरिया है। अभी जो यूरिया होता है NH2CONH2, जाहिर सी बात है कार्बनिक यौगिक है। अभी हमने देखा था ग्लूकोज, अभी हमने देखा था सुक्रोज, ये सब के सब कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो अगर मैं इसको जल में डिसोल्व करता हूं, घोलता हूं, तो ना तो ये आयनित होते हैं, मतलब ना तो ये वियोजित होते हैं, ना ये संगुणित होते हैं। वियोजन का मीन होता है टूटना। जैसे मान लो ये एक अणु है, एक अणु है, मैंने जैसे इसको डिसोल्व कर दिया, घोल दिया, मान लो ये टूट जाता है, मान लो एक से ज्यादा पार्टिकल में ही टूट जाता है, 2 में, 3 में, 4 में, तो उसको हम बोलते हैं वियोजन। डिसोसिएशन एक होता है संगुणन। मान लो संगुणन का मीन क्या हुआ, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है या कोई अणु है, पदार्थ को मैंने पानी में घोला, तो मान लो 2 अणु मिलके एक बना रहे हैं, या 3 अणु मिलके एक बना रहे हैं, या 4 अणु मिलके एक बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं संगुणन, जुड़ना। एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएट होना मतलब टूटना, ब्रेक होना, या इसको आयनन भी बोलते हैं। एक होता है संगुणन मतलब जुड़ना। मैं क्या बात बोल रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं, ये सब के सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो ये विलायक में ना टूटते हैं, ना वियोजित होते हैं, और ना संगुणित होते हैं, ना जुड़ते हैं। बट मान लो मैंने 1 मोल यूरिया घोला, मैंने बाहर से 1 मोल यूरिया घोला है, वो घुलने के बाद में भी अंदर 1 मोल ही रहता है। बट देखना अब यहां समझना, ये मान लो कंटेनर है, अब की बार इसमें 1 लीटर पानी है वो भरा हुआ है। अब की बार मैंने क्या कर दिया, 1 मोल NaCl को घोल दिया है, 1 मोल NaCl। अब तुम खुद देखो, अगर मान लो मैंने 1 मोल NaCl घोल दिया है, ये जो NaCl है वो क्या है, आयनिक यौगिक। NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है, और ये पानी में जाके ही टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। मतलब इसके 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है, 1 और 1 2। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अगर आप पानी में डालोगे तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तुम्हें याद आ रहा होगा 11वीं क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा 100% ही आयनित होता है। हाँ, अगर ये प्रबल है तो 100% आयनित होगा, अगर दुर्बल है तो 1 से 2% आयनित हो सकता है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मतलब मैंने बाहर से 1 मोल डाला, मतलब मैंने थ्योरेटिकली सैद्धांतिक कितना मोल डाला है, 1 मोल। बट जैसे मान लो पानी में डिसॉल्व होने के बाद में वो 1 से ज्यादा विलेखनों की संख्या ज्यादा मिलने वाली है ना। क्यों? क्योंकि ये वियोजित होगा, वियोजित होगा, इसका मतलब मैंने इसमें डाला थ्योरेटिकली 1 मोल डाला, मैं क्या सोचूंगा, मुझे जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो 1 मोल के अकॉर्डिंग, 1 मोल के अनुसार मिलने चाहिए। बट ये पानी में जाके टूट जाता है,
अगर ये वियोजित हो जाएगा तो विलेय कणों की संख्या, मैंने जो थ्योरेटिकली मतलब इसमें एक मोल करके डाला है, वो प्रैक्टिकली मुझे एक मोल से ज्यादा मिलने वाले हैं विलेय कणों की संख्या। अगर मान लो विलेय कणों की संख्या एक मोल से ज्यादा मिलने वाली है, जाहिर सी बात है इसके जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी बढ़ने वाले हैं। समझना मेरी बात, मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक मैंने 1 मोल यूरिया डाला है, 1 मोल NaCl डाला है। सैद्धांतिक जो थ्योरी होती है वो क्या कहती है, वो कहती है अगर ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है तो दोनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे सेम नहीं होते, यहाँ पे इसके अणुसंख्यक गुणधर्म जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं इसको, तो जब इसका परीक्षण किया जाता है तो अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा मिलते हैं। ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि विलेय कणों की संख्या ज्यादा मिलेगी। हमने 1 मोल डाला, मतलब Na जो अवोगाद्रो संख्या है उसके बराबर हम डाले हैं, बट वो Na से ज्यादा मिलने वाले हैं। अगर पार्टिकल की संख्या ज्यादा मिलने वाली है तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी ज्यादा मिलने वाले हैं। अगर अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा मिलने वाले हैं, अगर विलेय कणों की संख्या ज्यादा मिलने वाली है तो जाहिर सी बात है जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी ज्यादा मिलने वाले हैं। अब देखना मैं क्या बात बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे और ये जो 4 फॉर्मूले थे वो हमने यही सोच के बनाया था कि जो विलेय है वो पानी में ना तो वियोजित होता है, मतलब ना तो टूटता है या ना संगुणित होता है। अगर मान लो ऐसा हो जाए, मैंने कोई पदार्थ डाला, इसके अणु जाके जुड़ने लग जाएंगे, जाहिर सी बात अगर जुड़ने लग जाएंगे तो विलेय कणों की संख्या कम हो जाएगी। अगर विलेय कणों की संख्या कम हो जाएगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी कम हो जाएंगे। अगर अणुसंख्यक गुणधर्म कम हो रहे हैं, इसका मीन क्या हुआ, मतलब ये वाले जो 4 फॉर्मूलाज हैं वो इन पे वैलिड नहीं है, इन पे लागू नहीं हो रहे। इसका मतलब ये चारों फॉर्मूले हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे कि भैया इनके लिए जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उनको दोबारा से हम डेरिवेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम इन्हीं फॉर्मूलाज में थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, इनको मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इनके लिए भी इनको एप्लीकेबल या वैलिड बनाएंगे। तो वैलिड बनाने के लिए एक फैक्टर काम में लेंगे, उसको बोलते हैं 1/2 गुणांक। समझ में आया थोड़ा बहुत? वापस देखना मैं क्या बात बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं कौन सा विलेय डाल रहा हूं। फिलहाल हमने अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु की मतलब उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। जाहिर सी बात है ये वाला अगर मान लो पानी में जाके या विलायक में जाके आयनित होता है, मतलब वियोजित होता है, या संगुणित होता है, मतलब जुड़ता है, तो जाहिर सी बात है कणों की संख्या बढ़ने वाली है या घटने वाली है। अणुसंख्यक गुणधर्म भी या तो बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। इनका मीन क्या हुआ, जो चारों फॉर्मूलाज हैं वो वैलिड नहीं है, तो हमें इनमें करेक्शन करना पड़ेगा। और इनमें अगर हम करेक्शन करेंगे तो जिस गुणांक को काम में लेंगे उसको बोलते हैं 1/2 गुणांक। अब एक हो रहा है असामान्य मोलर द्रव्यमान। जाहिर सी बात है जो यूरिया है वो ना वियोजित हो रहा है ना संगुणित हो रहा है। अगर ये ना वियोजित हो रहा है ना संगुणित हो रहा है तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो सामान्य मोलर द्रव्यमान है। बट यूरिया तो संगुणित या वियोजित नहीं हो रहा, लेकिन जो NaCl है वो वियोजित हो रहा है। इसका मीन क्या हुआ भाई, जो मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, Na जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं। और जो अवोगाद्रो संख्या के बराबर जो कणों का भार होता है उसी को तो हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं या मोलर भार कहते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूं NaCl है, मान लो हमने 1 मोल डाला, अब ये 1 मोल से मान लो 2 मोल कण मिल रहे हैं मुझे, जाहिर सी बात है इसका जो द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान वो भी आधा हो रहा है या घट रहा है। इसका मीन क्या हुआ, एक वर्ड और हम काम में ले रहे हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, वो हम समझ गए तुम क्यों ले रहे हैं। अगर मान लो ऐसे करो, मैं क्या करता हूं इसमें, जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH,
इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं, Cl3 C डबल बॉन्ड O और OH, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 2 3 और 1 4, डबल बॉन्ड O। दूसरा जो मॉलिक्यूल है Cl3COOH, जो एसिटिक अम्ल है, ये जो बेंजोइक अम्ल होता है, उसको अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं तो क्या होगा, वो संगुणन हो जाता है। संगुणन कैसे, इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं, Cl3 C डबल बॉन्ड O और OH, वो ऐसे जुड़ जाएगा। अब देखना यहां पे फोन फोन, बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन, तो कौन सा बंध बनेगा, H बॉन्ड बन गया ना। सेम कहानी यहां पे, फोन फोन, बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन, कौन सा बंध बनेगा, H बंध बन जाएगा। ये देखना यहां पे दो अणु जुड़ गए, डाइमर, द्विलक बोलते हैं इसका, मतलब द्विलक का निर्माण हो गया। अगर ये द्विलक का निर्माण हो गया दैट मींस क्या हुआ, मान लो मैं 50 अणु पानी में डाले तो वो जुड़ के कितने, मतलब किसकी तरह व्यवहार करने वाले हैं, वो 25 की तरह। इसका मतलब क्या हुआ, विलय कणों की संख्या है वो घट गई। अगर विलय कणों की संख्या घट गई तो जाहिर सी बात है जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी घट चुके हैं। मैं यही बात बोल रहा हूं, किसी विलायक में जब विलय को घोला जाता है तो वो या तो वियोजित होता है, मतलब या संगुणित होता है। अगर वो वियोजित होता है या संगुणित होता है तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म, जो हम थ्योरेटिकली अभी तक हमने जो सोचा है और प्रैक्टिकली सिद्धांतिक और प्रेक्षित, जो थ्योरेटिकली मतलब जो थ्योरी से जो हमने अभी तक पढ़ा है, प्रैक्टिकली जो हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, वो दोनों सेम नहीं होने वाले। इसका मतलब ये जो फॉर्मूलाज है वो वैलिड नहीं है, तो हमें इनमें करेक्शन करना पड़ेगा। देखना थोड़ा सा वन टॉप गुणांक क्यों काम में है, हम वन टॉप गुणांक है वो क्या कर रहे हैं, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, वो बिल्कुल सही पता लगाने के लिए, मतलब यूरिया NaCl, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, और इसको बोल रहा हूं मैं वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। मैं ये दो प्रकार के बोल रहा हूं, एक वैद्युत अपघट्य और दूसरा वैद्युत अनअपघट्य। अपघट्य का मीन क्या हुआ, जो टूट जाता है, और अनअपघट्य का मीन क्या हुआ, जो टूटता नहीं है, जिसको आयनन बोलते हैं। अगर उसका पानी में आयनन हो जाता है तो अपघट्य नहीं होता, अनअपघट्य। तो दोनों के लिए इस फॉर्मूले को मुझे वैलिड बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, वन हाफ गुणांक को काम में लेने वाला हूं। वन हाफ गुणांक बेसिकली होगा क्या, वन हाफ गुणांक कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, जो वन हाफ गुणांक है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जो वन हाफ गुणांक होते हैं इसके तीन फॉर्मूला, मतलब तीन जो फॉर्मूला होते हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला वो क्या है, पहला है परीक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टा सिद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। कहने का मतलब वन हाफ गुणांक कुछ भी नहीं होता, जो सोल्यूट है उसको पानी में घोल दिया या विलायक में घोल दिया, तो घोलने के बाद में मतलब हम उसको प्रेक्षित करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें मतलब बाद के घोलने के बाद प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टा सिद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अगर मान लो मैं मोलर द्रव्यमान के पदों में बोलूं इसको, तो मैं ऐसे बोलूंगा, सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टा असामान्य मोलर द्रव्यमान।
या मैं ऐसे बोलूं, सामान्य का मतलब सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान जो हम जनरली पढ़ते हैं, बट्टा ये क्या है, असामान्य मतलब प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। बिल्कुल जो अणुसंख्यक गुणधर्म और जो मोलर द्रव्यमान होते हैं वो विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। वो क्यों होते हैं हम थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, बट यहां समझना एक बात। एक और ये होता है, अभी हमने बोला मतलब किसी विले को जो वान ढाप गुणांक होता है वो किसके लिए काम में आता है, और विले के लिए काम में आता है। तो एक फॉर्मूला और होता है, जैसे मान लो NaCl है, जैसे NaCl है, तो NaCl के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 2। सेम जैसे मान लो यूरिया की बात करूं मैं, यूरिया, तो यूरिया के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 1। मतलब क्या है, घोलने के बाद में मतलब संगुणन या वियोजन के बाद में कणों की संख्या बट्टा संगुणन या वियोजन से पहले विलेय कणों की संख्या। तो एक फॉर्मूला और आता है, संगुणन या वियोजन के उपरांत विलेय कणों की संख्या अपन संगुणन या वियोजन से पहले विलेय कणों की संख्या। सीधा दिमाग में यही रखना है, दिमाग में क्या रखना है, मतलब किसी भी विलेय है उसको हमने घोल दिया तो उसके बाद में अणुसंख्यक गुणधर्म, घोलने के बाद में प्रेक्षित मतलब घोलने के बाद में तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, संगुणन या वियोजन के उपरांत विलेय कणों की संख्या बट्टा संगुणन या वियोजन से पहले विलेय कणों की संख्या। ये जो मोलर द्रव्यमान होता है तो थोड़ा सा उल्टा होता है, वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टा असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये वान ढाप गुणांक के फॉर्मूले होते हैं। और मान लो तुम्हें पूछे वान ढाप गुणांक किससे कहते हैं, तो इन्हीं का जो अनुपात है वही तो वान ढाप गुणांक कहलाता है। किसके लिए काम में आता है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनकी एक्यूरेसी, एक्यूरेट मतलब वास्तविक में कितना, मतलब विलेय पे डिपेंड नहीं करे, वास्तव में कितना अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका पता लगाने के लिए किसके काम में आता है, विलेय कणों के काम में आता है या विलेय के लिए काम में आता है। ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब NaCl है, ये मान लो NaCl है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलता हूं, परबल वैद्युत अपकठी मानता हूं। परबल वैद्युत अपकठी का मीन क्या हुआ, मतलब पानी में मान लो मैंने 100 अणु डाले तो 100 के 100 वियोजित हो गए। NaCl है वो वियोजित होगा किसमें, Na+ और दूसरा Cl- में। अगर मैं ऐसे मानूं ये परबल वैद्युत अपकठी है तो एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2 मोल अपन, तो यही तो है संगुणन या वियोजन के उपरांत विलेय कणों की संख्या 2 और पहले कितना है 1, तो कितना हो गया 2। यूरिया ये पानी में ना संगुणन होता है ना वियोजन होता है, मतलब पहले बाद में भी 1 और पहले भी 1, तो कितना हो गया 1। यही क्या है, वान ढाप गुणांक है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा हमने वान ढाप गुणांक के बारे में हमने डील कर लिया। जैसे मान लो मैं एसिटिक अम्ल है या बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल की बात करूं तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, C6H5COOH, बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा रखा है COOH। अब इसका एक मॉलिक्यूल है C6H5 C डबल बॉन्ड OOH, ये एक मॉलिक्यूल। मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं C6H5 C डबल बॉन्ड OOH, तो ये कौन है फोन, ये कौन है फोन, बीच में कौन है हाइड्रोजन, कौन सा बंद बनेगा हाइड्रोजन बंद। यहां पर भी कौन है हाइड्रोजन बंद। जो अंतःरूप हाइड्रोजन बंधन यहां पे हो रहा है तो इस डाइमर द्विलक का निर्माण हो गया, इसको बोलते हैं डाइमर द्विलक।
अब अगर इसके लिए वन था गुणांक की मुझे मतलब कैलकुलेशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, संगुणन या वियोजन के उपरांत विलेखनों की संख्या, मतलब दो एसिडिक अम्ल से ये बन रहा है तो बाद में कितना बन रहा है, मतलब दो जुड़ गए तो एक, और शुरू में कितने थे, दो, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। जाहिर सी बात है, मान लो तो जो अणुसर के गुणधर्म है वो भी कितने हो गए, आधे। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी हमने NaCl के केस में देखा था I बराबर 2, यूरिया के केस में देखा था I बराबर 1। वास्तव में ये क्या है, ये विलेखनों की संख्या ही तो है। ये बोल रहा है वन टाप गुणांक है वो आधा हो गया, ये बोल रहा है जो वन टाप गुणांक है वो मतलब जो उसकी वैल्यू 2 है, मतलब ये क्या बोल रहा है, जो विलेखनों की संख्या है वो डबल हो रही है। यहाँ पे यूरिया में ना संगुणन हो रहा है ना वियोजन हो रहा है, मतलब भैया क्या है, जो I की वैल्यू 1 है, दैट मींस जो विलेखनों की संख्या है वो भी सेम ही तो है। यहाँ पे आधी होगी, यहाँ पे दुगुनी, और यहाँ पे 1। और हम अच्छी तरह जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं, विलेखनों की संख्या पे। अगर विलेखनों की संख्या पर निर्भर करते हैं तो अगर विलेखनों की संख्या आधी होगी, अणुसंख्यक गुणधर्म आधे, दुगुनी अणुसंख्यक गुणधर्म दुगुने, अगर सेम तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी सेम। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जो वन टाप गुणांक या जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो बात एक ही तो है। तो कहां उस जो फॉर्मूला थे उनको मैं वैलिड बनाने की कोशिश करता हूं, समझने की तुम कोशिश करना। जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे पहला हमने जो वो क्या था, वास्तवता में सापेक्षिक अवनमन, दूसरा था कवचनांक में उन्नयन, तीसरा था हिमांक में अवनमन, और चौथा जो था वो था प्रासरणता। इसका जो फॉर्मूला था वो था PA0 माइनस P/PA0 इक्वल अक्स बी, और अक्स बी क्या है, विलेखी मोल भी। इसका फॉर्मूला था डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, M का मीन क्या है, मोलेलिटी, मोलता। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, और इसका फॉर्मूला था पाई बराबर CRT। मैं क्या करता हूं, यहां पे कहां रख रहा हूं, देखा वन टाप गुणांक I यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया और यहां रख दिया। जाहिर सी बात है जो यूरिया, मान लो ये फॉर्मूला सेम कैसे है, ये जो वास्तवता में सापेक्ष है नमन है वो विलेखी मोल भी पे जो डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे तुम सोचो अगर यूरिया होता तो उसके लिए I की वैल्यू कितनी होती, 1, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। अगर मान लो यहाँ पे जो NaCl है वो होता तो उसके लिए जो I की वैल्यू कितनी है, 2, तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी कितने हो गए, 2 गुने। तो मैंने I को यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या है, I है जो वन टाप गुणांक, वो तुम अच्छी तरह सीख गए वन टाप गुणांक क्या होता है। ये जो फॉर्मूला है वो अब वैलिड हो गए, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। एक हमें छोटे छोटे दो संबंध और देखने हैं। पहला संबंध हम देख रहे हैं वन टाप गुणांक I व वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध। ये जो वियोजन की मात्रा है ये क्यों आती है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो विद्युत बोलते हैं, जाहिर सी बात है वो प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा 100% भी वियोजित हो सकता है या 1 से 2% भी वियोजित हो सकता है। तो कभी भी हम ऐसे नहीं बोल सकते, जो जैसे NaCl था वहां पे हम बोल रहे थे I बराबर 2, तो वहां पे हर समय जैसे अगर मान लो NaCl है वो तो पूरा 100%
डिसोसिएट हो जाता है। अगर मान लो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये टूटेगा किसमें CH3COO माइनस और H प्लस में, बट ये 100% वियोजित होता ही नहीं, तो मैं I की वैल्यू 2 दे ही नहीं सकता। अब वियोजन की मात्रा का मतलब क्या होता है? जो वियोजन की मात्रा है अल्फा, इसका मतलब यही होता है और वियोजित सांद्रता या वियोजित मोल अपॉन क्या है प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक मोल। मतलब जो अनुपात होता है वियोजित सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता या वियोजित मोल अपॉन प्रारंभिक मोल। अगर मान लो ऐसे बोलो, देखना प्रारंभिक जो सांद्रता है या प्रारंभिक जो मोलों की संख्या है उसको 1 मान लो, तो जो वियोजित मोल है वही तो अल्फा हो गए, यही तो अल्फा हो गए। तो पहला कोई ले रहे हैं वियोजन। वियोजन का मतलब क्या है? टूटना। मतलब मान लो ऐसे हो रहा है, कोई पदार्थ है A, इसको हम जिससे विलायक में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये टूट गया। मतलब A है वो किसमें टूट रहा है, कितने पार्टिकल दे रहा है? A का जो एक पार्टिकल है वो जब डिसोसिएट होता है तो कितने पार्टिकल्स देता है? N। मतलब एक से कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? N। अभी हमने देखा था अगर मान लो जो वियोजित सांद्रता है उसको मैं, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको मैं 1 मान लूं, तो जो वियोजित मोलों की संख्या और वियोजन की मात्रा सीमित हो जाएगी। तो देखना मैं ऐसे बोल रहा हूं ये एक कितने पार्टिकल दे रहा है? N। हम ऐसे मान रहे हैं, मान लो एक में से कितना चला गया? अल्फा। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। मैंने 1 मोल मानना है हमने A का, अब अल्फा को सीधा क्यों बैठा दिया? एक्चुअली अल्फा है वो तो क्या है? वियोजन की मात्रा है। अभी हमने सिखाया है अगर मान लो प्रारंभिक मोलों की संख्या या प्रारंभिक सांद्रता की संख्या मैं 1 मान लूं, तो जो वियोजित सांद्रता और वियोजन की मात्रा दोनों क्या होती हैं? बराबर। तो 1 माइनस अल्फा। तो अगर ये 1 जाता है तो ये कितना बनता है? N। अगर ये अल्फा जाएगा तो ये कितना बनेगा? N अल्फा। अभी हमने देखा था I की वैल्यू, I क्या था? 1/2 गुणांक, तो वो ये तो था 1/2 गुणांक। संगुणन या वियोजन के उपरांत मोलों की संख्या, तो वो कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। ये क्या है? संगुणन या वियोजन के उपरांत मोलों की संख्या अपॉन शुरू में एक का एक मोल ही तो है भैया। ये तो मैंने केवल इनके स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक उतारे हैं और कुछ भी नहीं किया है, ऐसे में समझना। ये 1 है, ये N है, ये तो इनके जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है वो ही है। एक्चुअली हमने A का कितना मोल लिया था शुरू में? 1। अब 1 में से कितना चला गया? अल्फा। तो ये कितना बना? N अल्फा। तो ये कितना है? 1। मैं इसको ऐसे लिखूं I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। यहां पे मैं इस अल्फा इसको ऐसे लिख रहा हूं I बराबर 1 प्लस N अल्फा माइनस अल्फा। यहां से अगर इस 1 को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या बनेगा? I माइनस 1 बराबर अल्फा को मैं ले लूं तो अल्फा N माइनस 1। तो यहां से I माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू N माइनस 1। तो अल्फा बराबर आ गया I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ये फॉर्मूला आ गया। किसमें संबंध है? वियोजन की मात्रा और 1/2 गुणांक में। तो पहला जो रिलेशन है वो आ गया 1/2 गुणांक तो वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। एक संबंध और हमें निकालना है, वो है और 1/2 गुणांक वो संगुणन। संगुणन का मतलब क्या होता है? तो संगुणन की मात्रा को या तो अल्फा मान लो या बीटा मान लो, बात एक ही तो है। चलो मैं बीटा मान लूंगा, बीटा में से आपकी बात संगुणन मतलब जुड़ रहा है। ऐसे मान लो A के n मोल है, A है उसके n पार्टिकल है, वो कितना मिलके बना रहे हैं? मतलब n पार्टिकल है वो मिलके बना रहे हैं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? B। वही शुरू में मतलब ये अगर n मोल है वो मिलके कितना बनाते हैं इसका? 1। इसके n मोल मिलके कितना बनाते हैं इसका?
एक, तो इसका एक मोल मतलब क्या है, जब इसके n मोल, जो n मोल है वो खर्च होते हैं तो इसका कितना मोल बनता है, एक। अगर मान लो इसका एक मोल खर्च होगा तो इसके कितने मोल बनेंगे, 1/n। ये तो है, जब n से 1 बन रहा है तो 1 से 1/n। अब यहां वही एक में से अगर अल्फा जाएगा, शुरू में हमने ऐसे मान रहे अल्फा सीधा क्यों बैठा दिया, अभी तो हमने बोला था अगर मान लो जो प्रारंभिक मोल है उनको हमने 1 मान लिया तो जो वियोजन की मात्रा वो सीमित हो जाएगी। 1 माइनस अल्फा, एक में से अगर अल्फा चला गया तो ये अगर अल्फा जाता है, मतलब ये अगर एक में से अल्फा जाता है, ये जब n खर्च होते हैं तो ये कितने मोल बनते हैं, 1। अगर इसका एक मोल खर्च होता है तो ये कितना बनेगा, 1/n। अगर ये अल्फा खर्च होता है तो कितना बनेगा, अल्फा बाई n। तो 1 माइनस अल्फा, ये क्या बनेगा, अल्फा बाई n। वही i बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टा n, और शुरू में कितना, 1। तो यहां से कॉमन किसको ले लूं मैं, n को, तो i बराबर n इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस ये क्या आ गया, अल्फा। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं ना, n है वो क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। तो यहां से कैसे आ गया, i बराबर n इंटू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n। ये जो ब्रैकेट है इसको अगर मैं ओपन करूं, या मैं इसको इधर लेके आता हूं, n इंटू i बराबर n माइनस n एल्फा प्लस एल्फा, n i इसको मैं इधर लेके आऊं, ट्रांसफर कर रहा हूं पक्षांतरण, तो ये माइनस का हो गया, इसको लिख रहा हूं अल्फा माइनस n अल्फा। यहां से कॉमन क्या ले लिया मैंने, n, तो क्या बचा, i माइनस 1 बराबर, यहां से क्या कॉमन ले लिया, अल्फा, ये क्या बचा, 1 माइनस n। तो यहां से आ गया अल्फा बराबर n इंटू i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। और तुम देख लेना, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, अगर गलत भी हो गया तो तुम समझ गए होंगे। तो ये संबंध आ गया, तो अपना जो वांट था गुणांक था वो कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में मेनली पूरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा वो बचा है, एक विलीन के प्रकार, मतलब एक होता आदर्श विलीन, एक अनादर्श विलीन। तो आदर्श मतलब जो राउल्ट के नियम की पालना करता है, अनादर्श जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता। वो या तो नेक्स्ट लेक्चर उसमें नया टॉपिक शुरू कर देंगे या उनको भी थोड़ा थोड़ा डील कर लेंगे। ओके, थैंक यू।